मेरा नाम सुनैना है। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं कमरे की खिड़की से सटकर बैठी थी और दूर कहीं देख रही थी। सोच रही थी कि आज मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आज वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी का फैसला होने वाला था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा था, जबकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी, लेकिन किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही थी, क्योंकि एक इंसान ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और थोड़ी देर के बाद मेरी माँ वहाँ पर आ गई। उसने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा कि मम्मी, आज के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, ज़िंदगी तो बदल जाएगी। मैंने कहा कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि शायद और ख़राब हो जाएगी। मैंने रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि एक औरत होना ही एक सज़ा है, और जब औरत पैदा हो जाती है तभी से उसके साथ समस्याएं और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कोई उसकी पैदाइश से खुश नहीं होता है, और उसके बाद उससे ऐसी उम्मीदें लगाई जाती हैं जिन पर अगर वो पूरी ना उतरे तो उसके लिए जीना हराम कर देते हैं, और उसके कंधों पर सारी उम्मीदों और मापदंडों का बोझ डाल दिया जाता है। सम्मान और मर्यादा उसके कंधों पर सौंप दी जाती है, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। नस्ल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उस पर होती है, और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर डाल दी जाती है। अब मैं क्या कुछ कहूँ, तुझे डराना नहीं चाहती, पर तू भी तो वक्त से पहले बड़ी हो गई है। क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी माँ ने कहा कि कुछ खराब हो या ठीक, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी माँ के गले लग गई और वो मुझे वहाँ ले गई जहाँ वो मुझे लेकर जा रही थी। वहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी। ये आज से 10 महीने पहले की बात है। हम लोग एक बहुत ही चहल पहल वाले इलाके में रहते थे। यहाँ पर गिनती के ही चंद घर थे और एक छोटी सी दुकान, एक नर्स बैठती थी जो लोगों का इलाज करती थी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। कपड़े जूते लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। हमारा इलाका बहुत ही छोटा सा था। कुछ लोगों को तो इस इलाके के बारे में पता भी नहीं था कि यहाँ पर इंसान रहते हैं या नहीं। हमारा एक ही घर था, और वो घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें पूरे 15 लोग रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप, मेरा एक छोटा भाई, मेरे चाचू और एक मेरे पापा के कज़न भी रहते थे, जो उनके चाचू के बेटे थे। हम उनको चाचू ही कहते थे। मेरे दादा दादी भी जिंदा थे, और मेरे पापा के चाचा भी वहीं पर रहते थे। हमारे खानदान में लड़की की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता था। कहते थे कि लड़की क्यों पैदा हुई। जब मेरी माँ की शादी हुई तो उनकी पहली औलाद मैं थी। सबका कहना था कि पहले बेटा पैदा होना चाहिए था, लेकिन पहले मैं पैदा हो गई और मेरा भाई बाद में आया। भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने मेरी माँ को एक बेटा दिया, नहीं तो उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। लेकिन अभी भी मेरी वजह से उनको बातें सुनने को मिलती थी, पर मेरी माँ सबसे ज्यादा मुझसे ही मोहब्बत करती थी। मैं हैरान थी कि वो भी तो इन्हीं लोगों में पली बड़ी थी। उनकी परवरिश भी तो ऐसे ही की गई थी जो बेटियों से नफरत करते थे। लेकिन मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे प्यार किया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पैदा जो किया था, मेरे लिए तकलीफें उठाई थी, बातें सुनी थी। मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन हमसे इतना ज्यादा प्यार नहीं जताते थे। प्यार तो करते ही होंगे, पर उनको प्यार जताने की आदत नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी माँ और पापा को बात करते हुए सुना। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बेटियों से नफरत करते हैं, तो मेरे पापा ने कहा कि बेटियां कभी कभी ऐसी बदनामी लेकर आती हैं जो बेटे भी लेकर नहीं आ सकते, इसीलिए बेटियों से नफरत की जाती है, क्योंकि वो आपको बदनाम कर देती है, बेवकूफ़ होती हैं, समझदार नहीं होती। उनकी एक छोटी सी गलती पूरे के पूरे खानदान की इज्जत को ख़त्म करके रख देती है। माँ ने कहा कि बेटियों से इतनी नफरत करते हैं तो फिर बहू कहाँ से लेकर आएंगे। अगर बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा तो फिर बेटों की शादी किससे करेंगे। मेरे पिता ने कहा कि ये बात बड़ी गहरी है और बड़ी समझने वाली है, लेकिन बस जो हो रहा है वही होता रहता है। माँ ने कहा कि हमारी बेटी पर कभी कोई आँच नहीं आएगी, आप वादा करें। पापा ने कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम, क्यों आएगी उस पर कोई आँच। मेरी औलाद है वो, मेरे खून से बनी हुई औलाद है, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। यहाँ पर सब लोग बेटी को बुरा समझते हैं, तो क्या हुआ, मैं तो बुरा नहीं समझता। मेरी कोई बहन नहीं है और मेरी कोई बुआ भी नहीं है। इस खानदान में 2 पीढ़ी के बाद बेटी पैदा हुई है, इसीलिए इन लोगों को इतनी मोहब्बत नहीं है। लेकिन हमारी तो अपनी औलाद है पागल, हम क्यों ना इसका ख्याल करेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन था कि मेरे माँ बाप जब तक मेरे साथ हैं सब कुछ ठीक ही रहेगा। मैं घर में सबके काम किया करती थी।
वो लोग मुझसे प्यार तो नहीं करते थे, लेकिन मुझसे काम ज़रूर करवाते थे। पर मेरे चाचू, जो मेरे पापा के कज़न थे, उनका नाम नरेश था। वो अच्छे थे। वो कभी-कभी मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आते थे, लेकिन मेरी दादी उनको भी मना करती थी और कहती थी कि घर में और भी बच्चे हैं, उनके लिए लाया करो, इसके लिए मत लाया करो। जिन पैसों से इसके लिए चीज़ लानी है, वो पैसे मिलाकर अपने बेटों के लिए और अपने भतीजे के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आया करो। वो तो लड़के हैं, उनको अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। इसका क्या है? इसे तो घर में ही रहना होता है। लेकिन मेरी दादी मुझसे सारे काम करवाती थी, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन हमें किसी शादी में जाना था, तो मेरी दादी ने कहा कि इसको नहीं लेकर जाएंगे, वरना सब पूछेंगे कि ये बेटी आप लोगों के खानदान में 2 पीढ़ी के बाद बेटी पैदा हो गई। कितनी अजीब बात है। मेरी माँ ने कहा कि इसको अकेला तो नहीं छोड़कर जा सकते। मेरी दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, अकेला छोड़कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खुद से खाने पीने वाली है, कोई बच्ची तो नहीं है जो अकेली डर जाएगी। 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। मेरी माँ मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि फिर आप लोग जाइए, मैं भी नहीं जाना चाहती। मैं और मेरी बेटी घर पर ही रुकेंगे। पर मेरी दादी ने कहा कि तुम इस घर की बहू हो, तुम साथ नहीं आओगी तो लोग कितनी बातें करेंगे, तुम्हें तो आना ही होगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप चली जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 घंटे की ही तो बात है, मुझे तो सो जाना है। मेरी माँ ने कहा कि तुम अंदर से कुंडी लगा के रखना। मेरी दादी ने ये बात सुन ली। मेरी दादी ने कहा कि क्यों, ये क्या किसी पराये घर में बैठी है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि आप नहीं समझती, ये मेरी बेटी है, आप किसी बेटी की माँ नहीं हैं, इसीलिए आपको पता नहीं। मेरी दादी ने कहा कि अच्छी बात है कि मैं किसी बेटी की माँ नहीं हूँ, और तुम्हारी अगर बेटी है तो तुम्हें इस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। मेरी माँ उनके साथ बहस करना नहीं चाहती थी, इसीलिए खामोश हो गई। लेकिन मुझे छोड़कर उनको जाना ही पड़ा, क्योंकि वो इस खानदान के बच्चों में से बड़ी बहू थी, और अगर वो नहीं जाती तो वाकई लोग बहुत बातें करते। मेरा दिल तो बहुत था शादी में जाने का, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी लेकर नहीं जाती थी। वो लेकर जाना भी चाहती तो ये लोग मुझे जाने नहीं देते थे। मैं घर में ही बैठ गई। मम्मी ने कहा था कि अंदर से कुंडी लगा लेना, लेकिन मैं कुंडी लगाना भूल गई और मुझे नींद आ गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। अभी मैं उठी थी कि 10 मिनट बाद मेरी माँ आ गई। आते ही मुझसे पूछा कि ठीक हो, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि हाँ, बस मैं तो सो गई थी, लेकिन रात तक मुझे बुखार हो गया था। मेरी माँ ने कहा कि लगता है मेरी बच्ची बेचारी अकेली रहकर डर गई, इसीलिए इसको बुखार हो गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई लेकर आए। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। कभी मेरे पेट में दर्द होता तो कभी मुझे उल्टी आती। मेरी माँ मुझे उस नर्स के पास ले जाती जिसने छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ था। वो मुझे कोई ना कोई दवाई दे देती। उसके पास कोई मशीन भी नहीं थी जिससे वो मेरे पेट के अंदर देख सकती कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बस उसके पास दवाई होती थी जो वो सबको दे देती थी। बड़ी ही घटिया दवाई थी, लेकिन यहाँ के लोगों को आराम आ ही जाता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। मेरी माँ मुझे एक दिन अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ माँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि कैसा नहीं हो सकता, क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं लगता है, तूने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली है, तभी तू ठीक नहीं हो पा रही। मेरी माँ वैसे बहुत हिम्मत वाली औरत थी। उसने सारी ज़िंदगी हिम्मत से काम लिया था। मेरे दादा और दादी बड़े गुस्से वाले थे, लेकिन मेरी माँ ने आज तक उनके सामने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। मेरी दादी ने कभी उनसे मोहब्बत नहीं की। मेरे दादा ने भी नहीं की, क्योंकि उनकी पहली बेटी हुई थी इसीलिए। लेकिन मेरी माँ प्यार से सब कुछ करती रही। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मेरा पेट अचानक से बढ़ने लगा था। मेरी माँ ने कहा कि लगता है इसके पेट में पानी भर गया है, या इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, तभी इसका पेट इतना मोटा होता जा रहा है। मेरे पापा भी परेशान थे। उन्होंने कहा कि तुझे फिर शहर ले जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो शहर ले जाने के पैसे नहीं हैं। 1 महीना और रुक जाओ, अगले महीने ले जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा कि 1 महीने तक बेचारी दर्द बर्दाश्त करेगी। पापा ने कहा कि दर्द की गोली दे दिया करो और कुछ नहीं कर सकते।
अगले महीने पापा के पैसे आए तो वो मुझे और मेरी माँ को लेकर शहर चले गए डॉक्टर से चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो वो हैरान रह गए। उसने कहा कि आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गई और मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसकी उम्र तो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देखिए, हमने मशीन से देखा है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, बल्कि 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। और अब तो काफ़ी वक्त भी गुजर गया है, क्योंकि मेरी तबीयत को ख़राब हुए 4-5 महीने गुजर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसको बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। मेरे माँ बाप के लिए और खुद मेरे लिए भी ये खबर बहुत बड़ी और अजीब थी। मेरे पापा ने वहीं पर मेरी माँ से झगड़ा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपको अपनी बच्ची पर नज़र रखनी चाहिए थी और अपने घर के हालात पर भी। अब एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हैं तो दिमाग से निकाल दें, नहीं तो इस तरह आपकी बेटी की जान को खतरा होगा। आपकी बेटी को भी खून की बहुत कमी है और इसकी उम्र भी बहुत कम है। मेरे पापा सर पकड़कर बैठ गए। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे पापा ने मेरी माँ को कहा कि तू कैसी औरत है, तुझे पता नहीं चला कि तेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ ने कहा कि मुझे कैसे पता चलता, मेरा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं था। ये तो इतनी छोटी बच्ची है। डॉक्टर ने कहा कि आजकल उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे छोटी बच्चियां भी माँ बन सकती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। मैं घर आई तो मेरे पापा और मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह डांटा और मुझसे पूछा। अब वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे, जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था ये बात घर वालों को कैसे पता चल गई। घर में बड़ा झगड़ा हुआ था। मेरे पापा ने तो यूं मुझ पर भी हाथ उठाया था, लेकिन जब मेरे दादा मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो मेरे पापा ने उनका हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा कि बच्ची है वो, उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। आप मेरी बच्ची पर हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे दादा ने कहा कि हाथ नहीं उठाएंगे, इसको तो इस घर से निकाल देना चाहिए। ये तो हम सबके लिए बदनामी का कारण बनेगी। लेकिन मेरे पापा ने किसी को भी मुझे कोई नुकसान न पहुंचने दिया। मेरी और मेरी माँ की हालत इस घर में और भी बुरी हो गई थी। मेरी माँ को दिन रात बातें सुनाई जाती। मेरी माँ रोती रहती, मुझसे भी पूछती कि मैंने क्या किया है। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी माँ ने गुस्से में मुझ पर हाथ भी उठाया, क्योंकि उनको इतनी बातें सुना दी जाती थी कि वो परेशान हो जाती थी। लेकिन बाद में मेरी मदद भी करती थी। मुझे दर्द होता था तो मुझे दवाई भी दे देती थी, मेरी मालिश करती थी, मेरा सर दबाती थी। मेरे पापा कहते थे कि अभी तो ये बात गांव वालों को पता चलेगी तो ना जाने क्या होगा, क्या करेंगे हम। कुछ महीने और गुजर गए। हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। मेरे पापा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह से ये पता चल जाए कि इन बच्चों का बाप कौन है। तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपको अपने आसपास के लोगों का एक टेस्ट करवाना होगा, जिसके साथ ही ये पता चल जाएगा कि इसका बाप कौन है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे। मेरे पापा ने कहा कि हम वो टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। हम गरीब लोग हैं, लेकिन इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें पता हो कि हमारे घर में कौन मुंह छिपाकर घूम रहा है, किसने हमारे साथ ये जुल्म किया है। हम उसको जान से मार डालेंगे। बस अब इंतज़ार था कि कब वो दिन आएगा। लेकिन उस दिन के बाद भी तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। मैं तो अभी खुद बच्ची थी और 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी। मेरी माँ भी पूरा दिन उदास रहती, परेशान रहती। रो रो कर उसने अपना हाल पूरा कर लिया था। मेरे पापा उन्हें समझाते कि अब जो है जैसा है यही हमारी ज़िंदगी है। अपनी औलाद को मौत के मुंह में तो नहीं फेंक सकते। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है हमें बर्दाश्त करना ही होगा। जब मेरे पापा को अपने ही खानदान वालों ने ज़्यादा बातें सुनाना शुरू कर दी तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने पता लगाने का तरीका निकाल लिया है कि इस बच्चे के साथ ये जुल्म किसने किया है। और जब पता चल जाएगा तो मैं उस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके लिए आसपास के सारे लोगों का एक टेस्ट करवाना होगा। ये बातें यहाँ के लोगों के लिए ऐसी थी जैसे किसी और दुनिया की बातें थी। मेरे पापा थोड़े पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनको इन बातों का पता था। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें भी ज़्यादा नहीं बताया था। डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत से लोग इस बारे में अभी भी यकीन नहीं करते, लेकिन एक तरीका होता है जिससे पता चल जाता है। जब ये बात घर में हुई
तो मेरे दादा दादी और चाचू ने और ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि घर के लोगों पर शक करके तूने हमें ऐसा समझ रखा है, तेरी अपनी बेटी ठीक नहीं है और तू हम पर इल्ज़ाम लगाता है। मेरे पापा को सज़ा मिल रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। दिल करता था कि जान ले लूँ अपनी, ताकि माँ और पापा की परेशानी तो ख़त्म हो जाए। एक दिन ऐसे भी करने लगी थी जब मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और मुझे गले से लगाकर रोने लगी। उसने कहा कि ऐसा कभी भी ना करना, तुम हमारी औलाद हो, हमने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाला है और तुम इस तरह करने लगी थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या हम जिंदा रहते? लेकिन मैं क्या करती? मैं अपने माँ बाप की परेशानी नहीं देख सकती थी, उनको इस हाल में नहीं देख सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन शायद मेरी औलाद इस दुनिया में आने वाली थी, क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन मैं घर की छत पर जाकर बैठ गई थी और मेरी माँ मुझे ढूंढती हुई मेरे पास आई और वहाँ मैं बैठी अपने लिए प्रार्थना कर रही थी। भगवान से कह रही थी कि मेरे नसीब में और कोई दुख ना लिख देना, मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो। मेरी माँ ने मुझे ढूंढ लिया और उसने कहा कि आजा मेरे साथ। मैंने कहा कि माँ, आज के दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि जो बदलेगा वो अच्छा होगा। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं होगा, शायद इससे भी बुरा होगा, लेकिन बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा कि फिर मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, भगवान करे मैं मर जाऊं। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी हो, मैं तेरे साथ रहूंगी, हमेशा तेरा साथ दूंगी। अभी भी तो तेरा साथ दिया है ना, तो क्या आगे नहीं दूंगी? मुझे मेरी माँ के होने से बड़ी तसल्ली थी। मेरे पापा भी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था। सारे गांव वालों को तो पता चल चुका था और मेरे अपने ही खानदान वाले हम पर थूक रहे थे कि एक तो इनकी बेटी ने कहीं मुंह काला किया है और अब ये इसका साथ भी दे रहे हैं। भगवान ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई और मेरी गोद में 2 बेटे आ गए। इतने प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे, आज तक किसी ने ऐसे बच्चे नहीं देखे थे। लेकिन उनके नसीब खूबसूरत नहीं थे। उनके साथ क्या होने वाला था, उनको तो उनके बाप का भी पता नहीं था। मेरे पापा अगले ही दिन डॉक्टर के पास गए और कहा कि हमें टेस्ट करवाना है। उन लोगों ने 2 व्यक्तियों को पापा के साथ भेजा और कहा कि ये आपके घर से सैंपल लेकर आएंगे। घर वालों ने कहा कि हम सैंपल नहीं देंगे, तो पापा ने कहा कि क्यों, तुम लोगों के दिल में चोर है क्या? मेरे दादा ने कहा कि ये इसकी गलतफहमी भी हल करवा दो। सबको कहा कि सैंपल दो, लेकिन सबकी शक्ल अजीब सी बनी हुई थी। फिर भी उन्होंने अपने खून का सैंपल दे दिया। बच्चों के खून का सैंपल भी ले लिया और रिपोर्ट अस्पताल पहुंचा दी गई। अस्पताल वालों ने कहा कि 2 दिन के बाद आकर आप अपनी रिपोर्ट ले जाइएगा। ये 2 दिन हमारे लिए बड़े मुश्किल थे, गुजर ही नहीं रहे थे। घर में अजीब सा माहौल बना हुआ था। मेरे दादा ने कहा कि अगर तो कोई गुनहगार निकला तो उसको सज़ा मैं खुद दूंगा, लेकिन अगर इस घर से कोई गुनहगार ना निकला और तेरी बेटी ने कोई चक्कर चलाया हुआ होगा, तो तेरी बेटी को और तुझे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। तुम लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और तुम लोग हमारे जीते जी मर जाओगे। हम तुम लोगों की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेंगे। मेरे पापा ने कहा कि जो भी नतीजा निकलेगा, जो कुछ भी होगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ रात को मेरे पापा से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर हम लोग ही गलत हुए तो। मेरे पापा ने कहा कि क्यों, हम लोग गलत क्यों होंगे, हम लोग गलत कैसे हो सकते हैं? मेरी माँ ने कहा कि अगर हुए तो क्या करेंगे, ये लोग तो हमें यहाँ से निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? पापा ने कहा कि कहीं भी चले जाएंगे, मैं मजदूरी कर लूँगा, तुम लोगों के घर में काम कर लेना, भीख मांग लेंगे, लेकिन अपने बच्चों पर और अपने बच्चों की औलाद पर कोई आँच नहीं आने देंगे। मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन प्यार जताते नहीं थे, हमेशा अपने ही कामों में बिजी रहते थे। लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते थे, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो मेरे लिए अपने परिवार वालों से झगड़ रहे थे और उनसे दूर जाने को भी तैयार थे। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे पापा ने कहा कि रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे तंग नहीं करते थे। शायद उनको पता था कि उनकी माँ इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए चुपचाप पड़े रहते थे। पर उनका खर्चा कौन संभालता, क्या होता और क्या नहीं होता,
कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर ने मेरे बाप को बुलाया और वहीं पर उनका रिपोर्ट भी समझा दी। जब पापा वापस आए तो गुस्से से लाल हुए पड़े थे। उनके पास एक ही मौका था। घर में सब लोग मौजूद थे। मेरे दादा ने कहा कि बताओ क्या है क्या नहीं। मेरे दादा ने कहा कि अगर कोई गुनहगार घर से हुआ तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। मेरे बाप ने कहा कि फिर सजा देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है वो मेरे बाप का कज़न था, जिसको मैं चाचू बोला करती थी। और ये उसी दिन की बात थी जब मेरी माँ मुझे घर पर छोड़कर चली गई थी और मैं घर पर अकेली थी और ये सब लोग शादी में चले गए थे। मेरे पापा ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दादा ने उसे छुड़वाया और कहा कि मैं खुद इसको सजा दूंगा। मेरे दादा ने न सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप को, यानी कि मेरे पापा के चाचू को और उनकी फैमिली को भी घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आप लोगों का अब हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है और आप लोगों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम केस करेंगे। तो मेरे दादा ने कहा कि कर लो, जब तक केस खत्म होगा तब तक तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे और मैं भी मर चुका होऊंगा। मेरे दादा ने हमसे माफ़ी मांगी, मेरी माँ से भी, मेरे पापा से भी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे भी गले से लगाया और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब उनको महसूस हुआ कि हम लोग कितनी बड़ी तकलीफ से गुजरे थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कारोबार का इंचार्ज मेरे पिता को बना दिया और अब मेरे पिता ही सारे घर को संभालते थे। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। बच्चों को भी सब लोग मिलकर संभालते थे। मेरी माँ को भी सब लोग इज्जत देने लगे थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग वाकई बहुत अच्छे हो। अपनी औलाद के लिए तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। ये अच्छे माँ बाप होने की निशानी है और अच्छे माँ बाप होना कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए हम लोग भी हमेशा तुम लोगों का साथ देंगे। मेरे दोनों बच्चों के नाम रख दिए। एक का नाम धीरज रखा गया और एक का नाम सुलभ। दोनों ही बहुत खूबसूरत और अच्छे बच्चे थे। मेरे दादा कहते थे कि ये लोग अच्छा नसीब लेकर आए हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो उसके बाद से कारोबार भी बढ़ता गया। हम लोगों ने ये इलाका छोड़ दिया और शहर में जाकर अपना घर बना लिया। अब हम लोग शहर में रहते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 4-5 साल के हो गए हैं। हम लोगों को यही कहते हैं कि ये मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे भाई हैं। मेरी माँ कहती है कि कल को तेरी शादी करेंगे तो तू इनको साथ लेकर नहीं जाएगी, लेकिन ये हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि हम इनका ख्याल रखेंगे। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊँगी, क्योंकि अब मैं माँ बन गई हूँ तो मेरे अंदर माँ वाला असर आ गया है। मैं अपनी औलाद से दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन अभी तो मेरी शादी के लिए हमने कुछ सोचा नहीं है। मेरे दादा कहते हैं कि ऐसा कोई रिश्ता मिलेगा जिसको हम सब कुछ बता देंगे। अगर उनको फिर भी तुम स्वीकार हुई तो हम रिश्ता करेंगे, क्योंकि अगर बाद में पता चला तो बहुत तकलीफ़ें होंगी। मेरे पापा कहते हैं कि ऐसा कौन होगा, तो मेरे दादा कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, तुम लोग भी तो हो, कोई ना कोई मिल जाएगा और उसके साथ ही हम हमारी बेटी की शादी करवा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चों को भी अपने साथ ही ले जाएगी। मैं खुश हूँ कि जब तक मैं जवान होंगी मेरे बच्चे भी जवान हो जाएंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मेरा बाजू बनेंगे। मेरे 2 शेर जैसे बेटे होंगे जो हमेशा मेरा साथ देंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ ये बुरी हरकत की उनको घर और कारोबार से निकाल दिया गया। सुना है कि अब वो कच्चे से घर में रहते हैं। उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, या दुनिया की हर मुसीबत, हर बीमारी उन्हीं के घर में पड़ी रहती है। वो हमसे माफ़ी मांगने आए थे। मेरे दादा ने कहा कि ज़मीन पर नाक भी रगड़ोगे तो भी माफ़ नहीं करूँगा। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो लोग बड़े बुरे हालतों में हैं। शायद यही भगवान का इंसाफ है जो उनके साथ हुआ। उन्होंने खुद अपने लिए कमाया था और हमारे सब्र का फल हमें मिला कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और हमारे हालात पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।